जी नमस्कार डियर स्टूडेंट और सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने जो पढ़ा था खरपतवार के बारे में, खरपतवार का उपयोग, खरपतवार को कैसे हटाया जाता है, खरपतवार किसे कहते हैं और खरपतवार नाशी किसे कहते हैं और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो खरपतवार से सुरक्षा ये हमने पांचवा प्रोसेस पढ़ा था। फसल उगाने से पहले जो क्रियाकलाप किए जाते हैं तो पांचवा क्रियाकलाप है अपना खरपतवार से सुरक्षा। अब हम छठा क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं कटाई। क्या पढ़ेंगे? कटाई। कटाई का मतलब होता है काटना। काटना किसको? फसल को। और फसल को कब काटते हैं? जब फसल पक जाती है। तो कटाई छठी क्रिया जो हम करते हैं फसल उगाने से पहले। अब हम फसल में कटाई जो है वो कैसे की जाती है? फसल उगाना, करना, कटाई वगैरह सब ये क्रियाएं कैसे की जाती है? उसमें छठा क्रियाकलाप है कटाई। क्या है? कटाई। कटाई कैसे करते हैं? जब फसल पक जाती है, फसल पक जाती है तो उसको काटना कटाई कहलाता है। और कटाई किसके द्वारा की जाती है? कटाई कटाई जो है वह एक यंत्र होता है, हार्वेस्टर। जो यंत्र होता है हार्वेस्टर, उससे की जाती है। एक अपना देसी यंत्र है दरांती, यानी अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले तो दातरडा जिसे बोलते हैं ना, अपन घर में होता है ना, तो दरांती होती है। इसका उपयोग भी फसल काटने में किया जाता है। और कुछ फसलें होती हैं जिनको हाथ से भी उखाड़ कर अलग कर सकते हैं। हाथ से उखाड़ कर अलग कर सकते हैं। और फिर कटाई कर दी हमने। कटाई के बाद जो फसल है जो काट लिया हमने, फसल की कटाई कर दी। अब क्या करेंगे? फसल की कटाई करने के बाद जो फसल में वो अब क्या है? कचरा भी है और बीज भी है कि नहीं है? तो कचरा और बीजों को फसल में से, अब ध्यान रखिए बच्चों, थ्रेसिंग एक और प्रक्रिया आती है, थ्रेसिंग। ठीक है बेटा? तो थ्रेसिंग के लिए क्या करते हैं? थ्रेसिंग क्या होता है ये पहले आप समझ लें। थ्रेसिंग जो फसल है, फसल में से जो बीज है और दाने हैं, फसल में से बीज व दानों को भूसे से अलग करना। भूसा होता है ना, दानों को अलग करने के बाद जो पीछे कचरा बचता है वो भूसा, भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग, जो कि थ्रेसर द्वारा किया जाता है। आपने देखा होगा थ्रेसर जब फसलें कट जाती है तो देखो अपन अपने खेत में थ्रेसर ले जाते हैं, फिर उन फसलों को हाथ से पकड़ पकड़ के थ्रेसर के अंदर डालते हैं और फिर कटाई होती है। तो जो भूसा होता है वो एक ऐसे बड़ा हुआ होता है, खाली कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है, हवा में उड़ जाता है भूसा, सारा कचरा, और एक तरफ सारा वो अनाज बाहर निकलता है। तो कचरे को और अनाज के बीजों को या दानों को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। तो वापस देख लें एक बार। फसल पक गई तो फसल पक जाने के बाद उसको काटना क्या होता है? कटाई। क्या होता है? कटाई। कटाई तीन यंत्रों द्वारा करते हैं, हार्वेस्टर द्वारा, दरांती द्वारा, या अपन उनको हाथ से उखाड़ कर भी अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा? अब फसलों को हमने काटा और अलग कर लिया। अब क्या करते हैं? फसलों को काटने के बाद उनको थ्रेसिंग द्वारा, थ्रेसिंग मतलब क्या होता है? फसल में जो दाने हैं, बीज हैं, बीजों को अलग करना और जो भूसा है, जो कचरा है, उसको अलग करना। तो फसल में से दानों को और भूसे को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं और ये थ्रेसर द्वारा की जाती। ठीक है? अब क्या करना है? एक मशीन आती है जो कटाई भी करती है और थ्रेसिंग, यानी पहले फसल को काटेगी और फिर उसको थ्रेसिंग भी करेगी, मतलब दानों को अलग, कचरे को अलग, मतलब भूसे को अलग और दानों को अलग भी कर देती है। उसे बोलते हैं कॉम्बाइन मशीन। क्या बोलते हैं? कॉम्बाइन मशीन। आज की इस मशीन का बहुत उपयोग किया जाता है।
तो कॉम्बाइन मशीन आती है जो हार्वेस्टर, हार्वेस्टर क्या होता है, फसल की कटाई में काम में आने वाला यंत्र। तो जो कॉम्बाइन मशीन होती है वो कटाई भी करती है तो हार्वेस्टिंग का भी काम करती है और थ्रेसिंग का भी काम करती है, बीजों को अलग करके भूसे को अलग कर देती है। तो कॉम्बाइन मशीन जो है एक मशीन आती है आजकल काम में जो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग दोनों का कार्य करती है, मतलब कटाई का और बीजों को, दानों को फसल से अलग भी करती है, भूसे से अलग भी करती है। तो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का कंबाइन कार्य करती है एक मशीन है, इसका नाम है कंबाइन मशीन। और कुछ किसान होते हैं जो ये मशीन वगैरह नहीं ला पाते, कुछ किसान बेचारे गरीब होते हैं, वो क्या करते हैं, वह दानों को, ये दाने जो होते हैं इनको फटक कर, दानों को फटक कर अलग कर देते हैं। एक ऐसे कपड़े का यंत्र, ऐसे कपड़े का बना रखा होता है, इसमें क्या करते हैं, जब हवा आती है उसको छानते हैं तो कचरा कचरा अलग हो जाता है और दाने दाने अलग हो जाते हैं। मतलब छानने की जो प्रक्रिया है ना, अपने खेतों में आपने देखा होगा कि जब आपने कटाई कर ली, कटाई करने के बाद उनको अच्छे से कूटते हैं या जो दाने हैं और जो भूसा है उसको अलग करना है, तो एक और प्रक्रिया है, दानों को फटक कर भी अलग किया जाता है। सस्ते किसान जो होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, वह दानों को फटक कर अलग करते हैं, यानी उसको अलग करने की प्रक्रिया कहते हैं विलोइंग। क्या कहते हैं? विलोइंग। ठीक है, तो अब इसकी हम भाषा लिखेंगे। भाषा कैसे लिखेंगे? अब इसको नोट्स के रूप में लिखना है और आप मेरे पीछे पीछे लिखिए। ठीक है बेटा, लिखिए। चलिए कटाई के बारे में लिखते हैं। तो कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। कटाई कब किया जाता है? तो आप लिखेंगे फसल पक जाने के बाद, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। और एक और चीज देखिए, एक फसल को एक फसल को एक फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अब कटाई तो आप आगे लिख देंगे, फसलों को हाथ से उखाड़कर, हाथ से उखाड़कर भी अलग कर सकते हैं, उखाड़कर तथा पौधों को या फसलों को जड़ से सहित काटकर अलग किया जाता है। वो बातें हो गई। अब आप इसके लिखेंगे कि काटने के लिए कौन से यंत्र काम में आते हैं, तो आप लिखेंगे, यहाँ लिखना कैसे लगाएंगे, कटाई का कार्य, एक तो हमारा यंत्र है दरांती, यानी दाखलता जिसे हम बोलते हैं मारवाड़ी में दरांती। तो कटाई का कार्य दरांती द्वारा किया जाता है, दरांती द्वारा किया जाता है। तथा एक मशीन आती है, उससे भी करके मैंने आपको बता दिया कि फसल काटने की एक मशीन आती है। तो एक मशीन द्वारा कटाई की जाती है
मशीन द्वारा कटाई की जाती है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। कटाई करने के लिए मशीन काम में आती है, उसे हार्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, अब कटाई तो हमने कर ली, अब थ्रेसिंग की बात करेंगे तो फिर लिखना हार्वेस्टर लिख दिया आपने, तो थ्रेसिंग के बारे में चलिए यहां से लिख लेते हैं। फसल के बीजों या दानों को भूसे से, भूसा जो होता है ना, भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग को डाल कर लेंगे। लास्ट में तो एक तथा लास्ट देंगे थ्रेसिंग जैसे जो हार्वेस्टर व थ्रेसिंग का संयुक्त रूप। एक मशीन आती है, मशीन आती है जो फसल की कटाई भी करती है और दानों को भूसे से अलग भी करती है, उसे कहते हैं कॉम्बाइन मशीन। क्या कहते हैं? कॉम्बाइन मशीनरी। कॉम्बाइन यानी कॉम्ब, दो का काम करने वाली, कंबाइन दो काम करने वाली। तो थ्रेसिंग भी करती है, नहीं फसल को, फसल के दाने हैं, बीज है, उनको भूसे से अलग भी करती है और हार्वेस्टर यानी कटाई भी करती है। पहले काटती है और फिर उसको कचरे को अलग और दानों को अलग, बीजों को अलग भी करती है। इसे कहते हैं कॉम्बाइन मशीन। तो हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप कॉम्बाइन मशीन है। अंडरलाइन कर लेना, कॉम्बाइन मशीन है जो कटाई व थ्रेसिंग दोनों कार्य होती है, दोनों कार्य होती। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट और फिर हम इसके बाद कटाई के बाद वाला प्रोसेस पढ़ेंगे, वो क्या है वो भी पढ़ेंगे। और एक चीज और दिखवानी इसमें छोटी सी, वो भी दिखा रहा हूँ, 2 लाइन, पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए तो एक छोटी सी और एक और बात है, छोटी सी 2 लाइन की, वो भी लिख लें कि जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं ना, वह अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और ये जो कार्य है, एक मशीन आती है विनोइंग मशीन, उसके द्वारा जो छोटे खेत वाले किसान होते हैं ना, जो भी कॉम्बाइन मशीन नहीं मंगवा सकते, उनके खेत छोटे छोटे होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मशीन आती है विनोइंग मशीन छोटी, उसमें दानों को फटक कर अलग किया जाता है। तो छोटे खेत वाले किसान जो है वह अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं और ये कार्य विनोइंग मशीन द्वारा होता है। ठीक है, ये हो गया कटाई का कार्य कंप्लीट। अब हम करते हैं लास्ट भंडारण। क्या होता है? भंडारण।
भंडारण का मतलब होता है इकट्ठा करना। अनाज जो आ गया है, अनाज को इकट्ठा करना। अनाज को इकट्ठा करते हैं तो पहले आप देख लें, अनाज जो है उसको इकट्ठा करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अनाज को इकट्ठा करके हम एक जगह पे रखते हैं, ठीक है, और जैसे 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 जरूरत होती है वैसे वैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो अनाज को भंडारित करने से पहले क्या करते हैं, अनाज को सुखाया जाता है, क्योंकि जो खेतों से जो अनाज हमने फसल उगाई थी, कटाई की, और जो अनाज हमने प्राप्त किया वो कैसा है, गीला है, थोड़ा नमी वाला है। तो जो नमी वाली जो अनाज होता है वह या उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या जीवाणुओं का संक्रमण हो सकता है, छोटे सूक्ष्म जीव उसमें कीड़े लग सकते हैं। तो जो अनाज होता है उसको भंडारित करने से पहले उसको गर्मी में सुखाया जाता है, ठीक है, और सुखाने के बाद फिर इनको बड़े बड़े भंडार गृहों और साइलों में इकट्ठा किया जाता है, भंडारित किया जाता है। और फिर उसमें कुछ उनको ज़्यादा समय तक अनाज को सुरक्षित रखने के लिए उनमें कुछ दवाइयाँ भी मिलाई जाती हैं, कीटनाशी भी मिलाए जाते हैं, जो अनाज को खराब नहीं होने देते और लंबे समय तक अनाज चलता रहता है। तो भंडारण का मतलब हो गया सीधा अनाज को इकट्ठा करना। तो इसके बारे में हम भाषा में लिखेंगे, चलिए एक बार देखिए फिर हम आगे लिखते हैं। तो चलिए इसके बारे में ये लिख लेना आप कि भंडारण कैसे होता है और भंडारण कैसे किया जाता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि उत्पाद का भंडारण मुख्य कार्य है, जो अनाज हमने प्राप्त कर लिया है खेतों से उसको भंडारित करना, एक जगह पे इकट्ठा करके रखना। तो भंडारण एक मुख्य कार्य है, और ये क्या इसमें भंडार फसलों पर अनाज को भंडारित करने से पहले जो अनाज होता है, ताजा फसल होती है ना, एकदम ताजा अनाज, वो होता है नमी वाला, गीला होता है। तो ताजा फसल की नमी को दूर करने के लिए उस अनाज को सुखाया जाता है, धूप में सुखाते हैं, और धूप में सुखाने के बाद उसको भंडारित किया जाता है। धूप में सुखाने से क्या होता है कि जो छोटे मोटे जीव है वो उसको संक्रमित नहीं कर सकते, उस अनाज को खराब नहीं कर सकते। अगर नमी होगी तो छोटे मोटे कीट लग सकते हैं, और सूक्ष्म जीव होते वो भी लग सकते हैं और अनाज को खराब कर सकते हैं। तो अनाज को भंडारित करने से पहले उनको खराब होने से बचाने के लिए और जीवाणुओं के संक्रमण से बचाने के लिए किसान उनको या अनाज को धूप में सुखाते हैं, और फिर धूप में सुखाने के बाद इनको बड़े बड़े बोरों में, जूट के बोरे आते हैं, बोरियों में, या फिर धातु के बड़े बड़े पात्र होते हैं उनमें इकट्ठा करते हैं। फिर अगर बड़े पैमाने पे, जैसे आपने बड़ी बड़ी मंडियों में देखे होंगे, तो वहाँ क्या होता है, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारित करने के लिए साइलो एक आता है भंडार गृह, बहुत बड़ा, 100-200 कमरों के बराबर होता है साइलो को भंडार गृह में किया जाता है। तो बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा अनाज को इकट्ठा और भंडारित करने के लिए साइलो एक भंडार गृह होता है, बहुत बड़ी जगह होती है। साइलो व भंडार गृह में इनको भंडारित या इकट्ठा किया जाता है, और जिससे उनको पीड़कों जैसे चूहे और कीड़ों से सुरक्षित रखा जा सके। साइलो होता है, बहुत बड़ी जगह होती है और पूरी तरह से एकदम वातानुकूलित होती है, उसमें ये कीट, छोटे मोटे कीट, चूहे वगैरह जा भी नहीं सकते। तो चूहों और कीटों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर अनाज को भंडारित किया जाता है साइलों में, तो बड़े बड़े भंडार गृहों में, जहाँ पर ये चूहे और जो कीट होते हैं वह अनाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और लास्ट है, अब अपन घर में क्या करते हैं, घर में अनाज को भंडारित करने से पहले उस अनाज के अंदर हम नीम की सूखी पत्तियां भी मिक्स करते हैं। नीम की सूखी पत्तियां जो होती हैं वह हमारे घरों में अनाज को भंडारित करने के साथ उसमें डाली जाती है। नीम की पत्तियों का उपयोग भी फसल को या अनाज को भंडारित करने के लिए किया जाता है। और जो बड़ी बड़ी जगह होती है, बड़े भंडार गृह, वहां पर भी क्या होता है, बड़े भंडार गृहों में अनाज सुरक्षित रखने के लिए उन अनाज की बोरियों में कुछ रासायनिक उपचार किया जाता है, रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं ताकि उनमें कीट और चूहे आदि उनको नहीं खा सके।
तो इस प्रकार हमने देखा कि फसल को भंडारित करना, उसको सुखा के फिर बोरियों में भरना और फिर उनको बड़े बड़े भंडार गृहों में या साइलों में रखा जाता है, जहाँ पर ये सुरक्षित रहते हैं। और कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनकी सहायता से इनको सुरक्षित रखा जाता है। और अपन अपने घरों में उस अनाज के अंदर नीम की पत्तियां, जो सूखी पत्तियां होती हैं, उनको रखते हैं ताकि अनाज को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इस प्रकार ये हमारा लगभग ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो हमने सब पढ़ लिया, मिट्टी तैयार करना, सिंचाई, कटाई, खरपतवार से सुरक्षा और कटाई और भंडारण, ये 7 आपकी प्रक्रिया थी, तो सातों हमने पढ़ ली। ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो अब लगभग ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक और बचा है जो हम अभी करेंगे, तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम अभी करते हैं। चलिए इसको मिटा दो बेटा, इसको आप नोट कर लेना आराम से। वीडियो को रोक कर भी इसको नोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना बढ़िया आराम से। और अब हम एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, इस पार्ट में आया है वो लिख लेते हैं और फिर ये अपना पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब छोटा सा टॉपिक क्या है, अब हमने पढ़ा था कि हम लोग जो भोजन है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ा है कि जो भोजन होता है वो हमें पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है। तो पौधों से हमें फल फूल सब्जियां अनाज वगैरह ये सब मिलते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। अब जंतुओं से हमें क्या मिलता है, गाय, गाय से हमें क्या मिलता है, दूध दही घी वगैरह ये सब मिलते हैं। इसके अलावा मुर्गी से हमें अंडा मिलता है, इसका उपयोग भी हम खाने में करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। इस प्रकार मछली जो होती है, मछली से भी हमें एक तेल मिलता है, कोड लीवर तेल, जिसमें विटामिन डी की बहुत अधिक मात्रा होती है और ये हमारे लिए बहुत ही, या हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ये जो मछली पालन है, कुछ लोग मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी को भी पालते हैं, फिर उससे अंडे 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 वगैरह निकलते हैं और ज़्यादा अगर मुर्गियाँ हो जाए तो बेचते भी हैं। तो ये सब जो कार्य है पशुपालन का कार्य, और गायों को भी जैसे अपन अपनी जगह पे एक गौशाला बना लें, उनको इकट्ठा करें, उनको उनकी सही देखभाल करें, उनको भोजन दें, आवास दें और उनको पालें, तो ये क्या हो गया, पशुपालन। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं कि भाई पशुपालन क्या होता है। पशुपालन, तो पशुपालन में क्या करेंगे कि भाई कुछ पालतू जानवर है, कुछ पालतू जानवरों को, तो हमने क्या किया, जैसे कुछ पालतू जानवर हैं, गाय भैंस मुर्गी हो गया, मछली का भी कुछ लोग करते हैं, मधुमक्खी का भी करते हैं। मधुमक्खियों का भी एक होती है, मधुमक्खियों की भी एक खेती होती है, उसमें क्या करते हैं, मधुमक्खियां रखते हैं, फिर मधुमक्खियों में कृत्रिम रूप से फिर वो शहद का निर्माण किया जाता है। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन में लगे हुए हैं। ये होता है पशुपालन। क्या होता है, पशुपालन, जानवरों का पालन करना और फिर उनसे भोज्य पदार्थ या भोजन सामग्री या कुछ भी उत्पाद प्राप्त करना। तो पशुपालन में क्या होता है कि हम कुछ पालतू जानवरों को लेते हैं, उनको भोजन रहना खाना सब देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो इसको बोलते हैं पशुपालन। क्या बोलते हैं, पशुपालन।
तो इसमें इसकी पशुपालन की परिभाषा लिख देंगे कि कुछ पालतू जानवरों को उचित भोजन या उचित आवास लिख दो, उचित आवास रहने के लिए उचित जगह देते हैं, भोजन उचित आवास भोजन व देखभाल, कुछ पालतू जानवरों को उचित आवास भोजन व देखभाल का कार्य जब बड़े पैमाने पर किया जाता है, जब बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो ये बड़े पैमाने पे मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं कि 2 मुर्गी लाई और पाड़ी और उससे 2 अंडे प्राप्त कर लिए, वो नहीं, बहुत सारी मुर्गियां रखनी है तो उससे अंडे वगैरह मिल रहे हैं, ज्यादा हो गई मुर्गियां उनको बेच रहे हैं। तो इस प्रकार मुर्गियां जो होती है या कोई भी पालन हो गया, मछली पालन भी हो सकता है, लोग मछलियों का पालन करते हैं, बहुत सारी मछलियां पैदा करते हैं, फिर उनसे मछलियों से तेल भी प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया कोड लीवर तेल, इसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जब ये जो पशुपालन का काम है ये बड़े स्तर पे किया जाए, 1-2 मुर्गियां नहीं या 1-2 मछलियां नहीं, बड़े स्तर पे किया जाए तो ये पशुपालन कहलाता है। तो जब कुछ पालतू जानवरों को हम क्या करते हैं, उचित रहने के लिए स्थान दें, आवास, भोजन और देखभाल करें उनकी, ये जो देखभाल का कार्य है जब बड़े पैमाने पर किया जाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं? पशुपालन कहते हैं। लिख दो इसको परिभाषा को, और एक ऐसे कॉलम ऐसे स्टार लगा के लिखना, मछली से हमें कोड लीवर, एक तेल होता है कोड लीवर तेल, कोड लीवर तेल प्राप्त होता है जिसमें विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट चैप्टर आज से आपके कंप्लीट हो गया है और आप इसको नोट कर लें। पशुपालन किसे कहते हैं? जब कुछ पालतू जानवरों को हम भोजन, रहना, खाना सब देते हैं और ये कार्य जब बड़े स्तर पे किया जाता है तो उसे पशुपालन कहते हैं। और एग्जाम्पल के एक लिख देंगे ना, यहाँ पे स्टार लगा के कि मछली जो है उससे हमें कोड लीवर तेल प्राप्त होता है, जिससे विटामिन डी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है और मैं आशा करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी कोई समस्या हो तो आप वीडियो देख के फिर उसके बाद अपनी समस्या भी बता सकते हैं, हमें लिख सकते हैं कि सर ये समस्या आई, ये हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है बेटा, तो इसके प्रश्न उत्तर जो हैं, क्वेश्चन आंसर, वो हम कल करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर कंप्लीट है, कल इसके प्रश्न उत्तर करवाएंगे, तो आप अच्छे से करें, इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।